11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इन्होंने अपने बेटे की कुंडली भेजी है। नाम है इनका आशीष आरव। ये बार बार लिखते थे, पंडित जी मेरी कुंडली, मेरे बेटे की कुंडली ले लीजिए। श्रीमान, ये मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और ये है इनका डेट ऑफ बर्थ 31 जनवरी 2018, 14:13, देहरादून, उत्तराखंड। मिथुन लग्न की कुंडली बनी। लग्न के अधिपति बुध अष्टम भाव में बैठे हैं। अब जरा गौर करिएगा तो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उसके निकट ही बैठा है और लग्नेश का अष्टम में जाना स्वास्थ्य पे सचेत होने की बात करता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का अधिपति जो बैठा है वो सूर्य उसके निकट ही बैठे हैं, क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध तीनों एक साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। केतु वहां का कारक वहीं बैठा है और दरअसल यहां का जो अधिपति है वो अष्टम भाव का अधिपति लग्न को देख रहा है और गौर करिए वो शनि आयु का कारक है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, ये अब कई बार ये लोगों के दिमाग में आ रही होगी बात कि लग्नेश अष्टम में बैठे हैं तो ये आयु को कमजोर करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयु का कारक दो तरीके से उसे सपोर्ट कर रहा है। अष्टम का कारक केतु वहीं बैठा और अष्टम का दूसरा कारक ग्रह शनि मंगल, वो शनि लग्न को देख रहे हैं। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति के साथ मित्रता में जा रहे हैं और उसके उच्च की राशि जन्म कुंडली में पंचम भाव में ही बन रही है। शनि की उच्च राशि कहां बनी? जन्म कुंडली के पंचम भाव में। इस वजह से भी शनि को बल मिलता है। अपने उच्च की राशि से वो तृतीय एकादशवें के संबंध में गया ग्रह बड़ा अनुकूल सा फल करता है और अच्छा परिणाम करता है। इस कुंडली में बहुत अच्छी बात है। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि बुध और शुक्र अस्त है। अब आप लोग ये कहोगे कि पंडित जी बौरा गए हैं क्या? शुक्र अस्त है, बुध अस्त है, फिर भी बोल रहे हैं कि अस्त है तो परिणाम अच्छा देगा। बिल्कुल देगा, क्योंकि शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह, शनि एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं, बुध ऐसे ग्रह होते हैं जो अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देते रहते हैं। अब जरा इसको चेक करते हैं कि ये कितना अच्छा होगा। तो गौर करिए, बुध 5 डिग्री के हैं और सूर्य जो है वो 17 डिग्री के हैं। इन दोनों के बीच का अंश जो है वो 12 अंशों का भेद है और जब यही डिग्री निकट में चला जाए तो वो अस्त हो जाता है प्रायः। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ग्रह अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देता रहेगा। वहीं शुक्र की अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो शुक्र 22 डिग्री के हैं। अब शुक्र अस्त होने के बावजूद भी परिणाम इसलिए देंगे क्योंकि शुक्र चाहे कैसी भी स्थिति में अस्त हो जाए वो परिणाम दिए बिना नहीं छोड़ते। ये दोनों ही बातें लागू होती हैं। और एक बात, हां, यहां पे निसंदेह मैं ये बात जो कहूंगा कि यहां पे चंद्रमा और राहु का ग्रहण जातक के मन बुद्धि को परेशान कर सकता है। हालांकि उसमें भी चंद्रमा के पास संपूर्ण बल है क्योंकि वो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि का है और जातक का जन्म बुधवार को हुआ है तो व्यक्ति बुद्धिमान होने से कभी भी कोई उसको रोकेगा नहीं। तो आयुष्मान योग में जन्मा होना और चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र, तो ये बहुत बेहतर है। चंद्रमा नक्षत्रों के राजा के नक्षत्र, नक्षत्रों का राजा कौन? पुष्य नक्षत्र, उसमें बैठा है और साथ ही साथ वो केंद्र में शनि बैठे हैं। एकमात्र ग्रह शनि लग्न को देख रहे हैं और दूसरे ग्रह गुरु। गौर करिए, उसका अधिपति राहु से दृष्ट है। राहु की डिग्री जो है वो 20 अंश की है और बुध की डिग्री है 5 अंश की। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के प्रभाव में जड़त्व दोष का प्रभाव नहीं रहेगा और व्यक्ति अनुकूलता के साथ तत्पर होकर के अपने एजुकेशन और पढ़ाई को पूरा करेगा। वस्तुतः इस कुंडली में अगर पंचम भाव में गुरु हैं और शुक्र अस्त हो रहे हैं जहां वो बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के संस्कारों पे, व्यक्ति के अंदर पूजा पाठ करने की भावना पे हमें बल देना होगा। ये बात हमें निसंदेह मानने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राहु से गुरु केंद्र में होने के कारण कई बार व्यक्ति जो होता है वो शुद्ध रूप से विशुद्ध तार्किक हो जाता है और उसके धर्म भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं तो धार्मिक भी होगा, पर कई बार वो बात आसानी से नहीं मानता है। व्यक्ति के ऊपर से अगर अभी देख रहे हैं तो बुध की दशा चल रही है जो कि लग्नेश की दशा है और अभी ये 2038 तक चलेगी। ऐसी स्थिति में कि जहां लग्न के अधिपति होने के साथ सुखेश होने के कारण और अष्टम भाव में बैठे होने के कारण व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। अपने जन्म स्थान से दूर भेज करके व्यक्ति के संपूर्ण कलाओं का फल प्राप्त किया जा सकता है। जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति योग कारक स्थिति पैदा कर रहे हैं। दशम भाव के अधिपति जहां जन्म कुंडली में भाग्य भाव को देख रहे हैं तो भाग्य का लाभ, भाग्य का सहयोगी, भाग्य से सहयोग प्राप्त करने वाला, पूर्वजों का आदर और पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करने के अलावा समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ व्यक्तित्व के मजबूत और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए ये गुरु जाने जाएंगे।
वहीं पे अगर बात हम शुक्र की कर रहे हैं तो जो शुक्र पंचम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में गए हैं, व्यक्ति रिसर्च आदि के क्षेत्र में जाकर के अपनी विद्वता सिद्ध कर सकता है और अपने पैतृक संपत्ति का भोक्ता हो सकता है। इसको पिता के साथ अपने संबंधों को हमेशा ही बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे है, वहां राहु और चंद्रमा का ग्रहण लगा है। व्यक्ति कई बार कहीं से भी चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी धन से खाली नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा वहां पूर्ण रूप से शुभग्रह होकर के विराजमान है और स्वयं उस भाव का अधिपति चंद्रमा जो वहीं बैठा है, कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा वहीं बैठे हैं। धनेश धन भाव में, धन के कारक उस भाव में, धन भाव का जो कारक ग्रह होता है गुरु के उच्च राशि का निर्माण, और वहां से वो केंद्र में। ये बहुत अद्भुत बात है, ये अच्छी बात है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहां पे लग्नेश स्वयं जहां धन भाव को देखेंगे, सूर्य बुध शुक्र, अगर हम इसी कुंडली में अगर चलित चक्र की बात करते हैं तो चलित कुंडली में भी जो सूर्य और शुक्र केतु के साथ हो रहे हैं वो भाग्य भाव का फल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में अपने छोटे भाई बहनों से कभी कभी तकरार की स्थिति बनती है, या कई बार लाभ ना मिले, या व्यक्ति उनसे दूर रहे, ऐसी भी बात होती है। और कई बार चूंकि वहां शुक्र बैठे हैं तो व्यक्ति को विद्वत संपन्न बना देते हैं, विद्वत जनों के निकट रह करके, और हो सकता है उसके पिता धार्मिक हो सकता है उसकी माता धार्मिक हो सकता है पिता अच्छे पद को प्राप्त करने वाले हों, ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। तो शुक्र अगर भाग्य भाव में बैठा हो और अगर या वो फल कर रहा है तो निस्संदेह हमें संदेह करने की कोई स्थिति में नहीं जाने की आवश्यकता है। सूर्य, शुक्र और केतु यहां ना बैठ करके यहां का फल कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और उसके बाद अगर दोनों त्रिकोणों में ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो निस्संदेह कुंडली संवर जाएगी। नवमांश कुंडली में भी अगर बात करते हैं तो लग्न का अधिपति दशम में बैठ करके चतुर्थ को देख रहा है, और यहां पे गुरु की दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली के लग्न पे है, और गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में यहां है, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में पत्नी के धार्मिक और नैतिक तत्वों से भरे होने का प्रमाण भी मिलता है, ये बात बनती है। कुंडली को लेकर के और कैरियर को लेकर के अगर बात करते हैं तो ये दशाओं पे निर्भर करता है। अभी व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो प्रारंभिक शिक्षा में भी अगर जो स्थिति बन रही है वो खराब नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो निस्संदेह थोड़ी बहुत परेशानी भी देते हैं। लेकिन एक बात जो मैं अगर भरोसे से आपको कहना चाहूं तो चतुर्विशांसा कुंडली में लग्न का अधिपति लग्न में और पंचम का अधिपति दशम में, व्यक्ति अपने कर्म को लेकर के और कार्मिक रूप से ऐसी ही शिक्षा के पीछे भागेगा जो उसके कैरियर को सही दिशा दे सके। दशम स्थान का अधिपति पंचम में बैठा है ना, और ज्ञान का कारक वहां बैठा है। विवाह करने के बाद की स्थिति में संतान उत्पत्ति में कई बार हमें समस्या मिलती है, लेकिन यहां पे उच्च का ग्रह बैठा है, यहां उच्च की राशि बन रही है और सूर्य की नीच राशि बन रही है, जिसके साथ ही शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हैं, वो दोनों निकटस्थ होकर के बैठे हैं। दरअसल पंचम भाव का अधिपति शत्रु के साथ बैठा है, सूर्य के साथ, सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं। ऐसी स्थिति में हमें उसके पढ़ाई पे आरंभ से नहीं मध्यकाल के पढ़ाई पे फोकस ज्यादा करना होगा। आरंभ में बच्चा बिल्कुल ठीक पढ़ेगा, हो सकता है माध्यमिक शिक्षा में, मैट्रिक, इंटर में वो थोड़ा सा अपने प्रभावों को गलत तरीके से प्रभावित करे, तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उच्च शिक्षा का क्षेत्र बिल्कुल ठीक है, व्यक्ति डॉक्टरी आदि के क्षेत्र में भी जा सकता है, रिसर्च आदि के क्षेत्र में भी जा सकता है। अब यही बात, नमस्कार करता हूं।